धारा 370 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद हर पाकिस्तानी यही कह रहा है, जिस एक जमीन के टुकड़े के लिए हमने 70 साल बर्बाद कर दिए, हजारों लोग मारे गए, हमारे सियासतदानों ने और फौज ने मुल्क को लूट कर तबाह कर दिया। आज हमारे पास बेइज्जती है, बदमिजाजी है, बद इंतजामी है, बदनीयती है, बदसलूकी है, बदतमीजी है, बदहाली है, भूखमरी है और मुल्क की लुटी हुई तकदीर है। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास कश्मीर है, हमारा अपना कश्मीर। और ये कश्मीर हमारे लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये उन लोगों की भावना, उन लोगों का जमीर, उन लोगों के सपनों से बाकी भारत के सपनों से जुड़ने का एक जरिया है। नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं जो ये धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बारे में। बहुत सारी बात करेंगे कश्मीर के बारे में, बहुत सारी बात करेंगे धारा 370 के बारे में, और आपको बताएंगे कि किस तरह इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से कश्मीर जो है आज पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बन चुका है और किस तरीके से आज आम कश्मीरी भारत के साथ जुड़ चुका है, भारत की भावनाओं के साथ जुड़ चुका है। और हमें इस बात का गर्व है कि आज कश्मीर पूरी तरीके से हमारा हुआ। दोस्तों, ये जो 5 जजों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और जब ये धारा 370 हटाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया था 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से बहुत सारे लोग जो इनका कश्मीर में अपना इंटरेस्ट है और जो नहीं चाहते थे कि धारा 370 को हटाया जाए, उन्होंने तमाम सारे मुकदमे, बहुत सारे केसेस फाइल कर रखे थे और उस पर पूरे देश की नज़र गड़ी हुई थी। और विशेष रूप से केंद्र सरकार की कि अगर ये फैसला कहीं उल्टा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और बड़ी बदनामी होगी। लेकिन अच्छा ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के फैसले के साथ खड़ा हुआ, अपने राष्ट्रपति के फैसले के साथ खड़ा हुआ और उस फैसले पर उन्होंने मोहर लगा दी कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के अगर इस तरह के फैसलों के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे तो देश में अराजकता फैल सकती है। तो चलिए, हम लोगों के लिए, एक आम भारतवासी के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की सोच सुप्रीम कोर्ट ने अपनाई और इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिससे कि धारा 370 का अब हमेशा हमेशा के लिए खात्मा मेरे विचार से हो चुका है, अनलेस ये लोग दोबारा कोर्ट में जाएं और कोई और फैसला है जिसकी उम्मीद बहुत कम है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से कश्मीर जो है वो भारत के साथ जुड़ा था और किस तरह धारा 370 लागू हुई थी और फिर किस तरह उसको ख़त्म किया गया। तो इस पर एक विस्तृत चर्चा और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान में कुछ थोड़ा बहुत जोड़ने के लिए मैं कुछ एक प्रेजेंटेशन आपके लिए लाया हूँ। तो देखिए, हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारे माननीय 5 जजेस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके नेतृत्व में ये फैसला आया था कि धारा 370 को हटाया जाना सर्वथा उचित है। जस्टिस की जो बेंच थी, 5 जस्टिस की जो बेंच थी, उसमें जस्टिस गवई थे, जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस कौल थे और जस्टिस संजीव खन्ना थे। इन 5 जजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया और सबका अलग अलग फैसला था, लेकिन सबका मतलब एक ही था कि ये जो धारा 370 हटाई गई है, ये ठीक काम किया गया है। बहुत सारे दुनिया के न्यूज़पेपर्स में और प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका कवरेज हुआ, क्योंकि वाकई ये बहुत बड़ा फैसला था और बहुत बड़ा इशू भी था। तो ये मैं एक अल जजीरा का न्यूज़पेपर है, इनका अपना चैनल भी है,
इन्होंने बताया है कि व्हाट डज मंडेज वर्डिक्ट से। इन इट्स रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट सेड जम्मू एंड कश्मीर शुड बी रिस्टोर्ड टू द सेम स्टेटहुड एज एनी अदर ऑफ इंडियन स्टेट with no separate autonomy rights at the earliest and as soon as possible। ये कहा गया है कि इसका स्टेटहुड जो है वो वापस लाया जाए जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी यहाँ चुनाव भी कराया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और वो डेट जो दी है वो सितंबर 2024 तक उसका स्टेटहुड स्थापित करना और वहाँ पे जो चुनाव हैं वो कराने होंगे सितंबर 2024 तक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आर्टिकल 373 था वो एक्चुअली वाज एन इंटरिम अरेंजमेंट ड्यू टू वॉर कंडीशंस इन द स्टेट। उस समय तुरंत भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो वॉर जैसी कंडीशन थी ही थी। तो उसी में कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक बहुत जल्दी से कश्मीर को यहाँ इंडिया में शामिल करना पड़ा, और उसकी एक ये अंतरिम व्यवस्था थी कि चलिए आप शामिल हो रहे हैं तो ये धारा 370 के तहत आपको कुछ प्रोविजन, कुछ आपको सुविधाएं दी जाएंगी, और ये टेम्परेरी थी, इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सारा इस पे मटेरियल उपलब्ध है, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई रिसर्च करने के बाद भी आप भी देखेंगे कि इट वाज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। और ये बहुत दिनों तक चलता रहा, 70 साल तक चलता रहा, जिसको कि 5 अगस्त 2019 में इसको हटाने का जो फैसला है वो लिया गया था। दोस्तों, जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हो रहा था और ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जा रहे थे, तो अव्वल तो उन्होंने हमारे देश को लूटने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, और उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, इंडिया अब आज़ाद हो जाएगा, हालांकि 2 देश बनेंगे, तो हमारा कोई इससे लेना देना नहीं, इनको इनके हाल पे छोड़ दो और हम चले। तो उस समय इंडिया में बहुत सारी रियासतें थी, बहुत सारे राजा महाराजा छोटे बड़े सब हुआ करते थे, और कुल मिला के उन रियासतों की जो संख्या थी वो थी 562। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके साथ कंसल्टेशन में, उनकी एडवाइस से मिलकर ये काम किया कि जो 559 रियासतें, मतलब 562 में 3 छोड़ दें तो 559 नंबर ऑफ जो रियासतें हैं उनको तो बड़ी आसानी से भारत के गणराज्य में जोड़ लिया गया। लेकिन 3 रियासतें जो बहुत बड़ी थीं, एक थी हैदराबाद की रियासत, हैदराबाद इधर कहीं पड़ता है इस जगह, और एक थी जूनागढ़ की रियासत जो गुजरात में पड़ती है, और एक थी कश्मीर की रियासत जिसके राजा जो हैं वो हरि सिंह थे। इन तीनों ने मना कर दिया था कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे, और कश्मीर के राजा ने तो ये कहा था कि हम ना भारत के साथ मिलेंगे ना पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, और हम अपना एक अलग देश बनाएंगे और दोनों से अच्छे संबंध रखेंगे, भारत से भी पाकिस्तान से भी, और हमारा एक अलग देश होगा, अलग झंडा होगा और अलग संविधान होगा। और ऐसा ही कुछ जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने भी कहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। और जो जूनागढ़ के जो नवाब थे, जूनागढ़ देखिए यहाँ गुजरात के इस हिस्से में जूनागढ़ पड़ता है, और ये जूनागढ़ का एक ब्लोन अप बड़ा किया हुआ एक मैप है। जूनागढ़ के जो नवाब थे या जो राजा थे वो मिलना चाहते थे पाकिस्तान से। अब समस्या ये थी कि हैदराबाद में तो निज़ाम जो है वो मुस्लिम थे, और वहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो मिक्स थी, हिंदू मुस्लिम, लेकिन शायद मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। और जूनागढ़ में ये था कि जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, मगर जो उसके राजा थे, जो नवाब थे, वो मुस्लिम थे और वो पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे। कश्मीर में जस्ट इसका उल्टा था। कश्मीर में जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी और राजा थे वो हिंदू थे, उनका नाम था हरि सिंह। वो अपना अलग देश चाहते थे, उन्हें ना हिंदुस्तान से मिलना था ना पाकिस्तान से मिलना था, उनका अपना अलग देश की मंशा थी, और अलग देश के साथ अलग झंडा और अलग संविधान। तो ऐसा ही हुआ जब पार्टीशन हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए, तो हैदराबाद को तो डरा धमका के, या यूं कहें कि पुलिस एक्शन से इंडिया में शामिल कर लिया गया, और जूनागढ़ में
एक पब्लिक का ओपिनियन लिया गया और पब्लिक के ओपिनियन की वजह से जूनागढ़ जो है वो इंडिया में शामिल कर लिया गया। लेकिन कश्मीर का जहां तक मैटर था, जम्मू एंड कश्मीर जिसे आज कहते हैं, उनके राजा ने कहा कि हम तो अलग ही रहेंगे और हमारे दोनों देशों से संबंध अच्छे मैं रखूंगा और अलग ही हम ठीक हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इंडिया का मैप है और कश्मीर जो है वो इंडिया का एक तरह से टॉप पे, यहाँ इसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर है। एक तरह से समझ लिए कि इंडिया का ताज है। अब सोचिए कोई अपना ताज कैसे छोड़ सकता है और अपने ताज को कैसे झुकने दे सकता है। ये कश्मीर का एक ब्लोन अप मैप है, बड़ा करके मैप दिखाया गया है। तो इसमें कश्मीर में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आज की स्थिति में जो कश्मीर है वो ये पोर्शन तो हमारे पास है, इंडिया के पास है ये, और ये जो साउथ का हिस्सा है ये जम्मू है। इधर राइट हैंड साइड पे ये हमारा लद्दाख का रीजन है। ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हैं ये लद्दाख है और इस लद्दाख में इतना पोर्शन जो अक्साई चीन का पोर्शन है ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इस लाइन के बाद का जो हिस्सा है ये चाइना का है। इसके बाद जो बचता है ये हमारा हिस्सा है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर आप देख रहे हैं, जो सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये भी हमारे पास है। इसको हम इंडिया एडमिनिस्टर करता है। और ये जो पोर्शन है, जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसमें कि इतना पोर्शन जो है इसको गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया बोलते हैं। और जो ये पोर्शन है इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ये पोर्शन जो है गिलगिट बाल्टिस्तान है और ये जो आज़ाद कश्मीर का पोर्शन है इसकी कैपिटल जो है ये मुजफ्फराबाद है। और इनका कोई स्टेटस पता नहीं, पाकिस्तान इसमें कितना अपना इंटरफेरेंस कर पाता है या नहीं कर पाता है, थोड़ा बहुत तो है, मगर ये है तो आज़ाद कश्मीर ही। और ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। बस अंतर ये है कि इतने हिस्से को जो पतला वाला है इसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है। और पाकिस्तान ने अपनी चतुराई से और अपनी क्लैंडस्टाइन एक्ट से इतना हिस्सा जो जिसको हम शख्सगाम वैली बोलते हैं, इसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। अपना उनका कोई इंटरेस्ट रहा होगा, उसके बदले में कुछ उन्होंने लिया होगा। इसको बोलते हैं शख्सगाम वैली। तो ये तो रहा कश्मीर का एक जनरल ओवरव्यू कि कैसा है कश्मीर और क्या इसकी पोजीशन है, कहाँ लद्दाख है, कहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान है, क्या आज़ाद कश्मीर है और क्या अपना कश्मीर है जिसकी कैपिटल ये श्रीनगर है और कहाँ जम्मू है। ये एक ओवरव्यू आपको मिल गया। तो अब ये जो धारा 370 केंद्र सरकार ने जो हटाने का फैसला किया और हटा ली, तो उसके पीछे लोगों का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में तो अपनी संविधान सभा है, यानी वहाँ की अपनी असेंबली है। तो इस पे जो मेन कंटेंशन था वो ये था, मतलब विवाद का जो बिंदु था वो ये था कि इसका धारा 370 हटने का या इसमें कोई भी बदलाव होना है या कोई भी चेंज होना है तो इसका प्रस्ताव जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से आना चाहिए था, जिसमें कि 87 मेंबर्स थे। और जो केंद्र सरकार इसको लेके आई है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लेके आई है। तो केंद्र सरकार ने यही किया कि जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया और वहां के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, तो वहां पे कोई विधानसभा तो रही नहीं और तो कोई संविधान सभा भी नहीं रही। तो ये हुआ कि उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे कोविंद जी। तो कोविंद जी के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, चूंकि वहां कोई विधानसभा नहीं थी, तो उनके ऑर्डर से केंद्र सरकार को ये पावर सौंप दी गई कि वो इस संबंध में कोई भी फैसला ले सकते हैं। बस उसी फैसले के तहत जब केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि धारा 370 या कोई और भी आर्टिकल या कोई और भी नियम कानून अगर बनाना है तो उसके लिए, चूंकि वहां विधानसभा सस्पेंडेड है या नहीं है, तो सारा जो पावर है, जो सारी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। इसी का इस्तेमाल करते हुए ये जो धारा 370 है वो हटाई गई। और इसीलिए जो बाकी जो विपक्षी लोग हैं
जो विपक्षी मतलब जो धारा 370 के विरोध में है, ये नहीं हटनी चाहिए थी। तो इसी पॉइंट ऑफ कंटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। बहुत सारे लोगों ने वहां पे केसेस कर दिए। अब दोस्तों, धारा 370 हटाना कोई इतना आसान काम नहीं था। ये बिल्कुल एक तरह से जैसे हम प्लान करते हैं कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक करना या कोई कोवर्ट ऑपरेशन करना या कोई ऐसे मिशन पर जाना कि जहां पे जरा सी भी चूक हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये कुछ उस तरह से प्लान किया हुआ एक ऑपरेशन था। इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरती गई, बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती गई और बहुत ज़्यादा तैयारी की गई। ये आया तो था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां थी उसकी टाइमलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको लगेगा कि क्या इतनी भी तैयारी हो सकती है। कितना तैयारी से केंद्र सरकार ने इसको किया है, मैं आपको बताता हूं। ये JNK टर्मोइल टाइमलाइन, क्योंकि वहां तो ये भी हो सकता था, क्योंकि वहां पे आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, मारपीट की, पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं, उग्र प्रदर्शन होते हैं और भारतीय सेना के खिलाफ उनके मन में तो कोई बहुत अच्छी भावना है भी नहीं। तो इसलिए ये सब तैयारी की गई थी। तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या तैयारी की गई कि 27 जुलाई 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां 10,000 ट्रूप्स को कश्मीर में भेज दिया कि कहीं कोई अनहोनी घटना अगर होती है तो उसको ये कंट्रोल कर लेंगे। और ये जो फोर्सेस थे, ये पैरा मिलिट्री के फोर्सेस थे, ये जम्मू कश्मीर में भेज दिए गए 27 जुलाई। फिर 6,200 टूरिस्ट उनको वैली के बाहर भेज दिया गया। आप जानते हैं कश्मीर बहुत सुंदर जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट वहां घूमने जाते हैं, सैलानी वहां घूमने जाते हैं। उनको भी वहां से वापस जाने के ऑर्डर्स दे दिए गए, उनको जबरदस्ती वापस भेज दिया गया। डिफेंस स्पोक्समैन सेज इंडियन आर्मी फॉइल्ड अटैक बाय पाक्स बॉर्डर एक्शन टीम। पाक की जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो बहुत ही क्रूर, बहुत ही दुष्ट लोगों की बनी हुई है। उन्होंने जो अटैक किया उसको इंडियन आर्मी ने उसको विफल कर दिया। 1 अगस्त को ये जो 10,000 लोग जो भेजे गए थे पैरा मिलिट्री फोर्सेस, उसके अलावा 28,000 ट्रूप्स और भेज दिए गए इनको रीइंफोर्स करने के लिए कि कोई घटना होती है तो उनके पीछे ये भी अपनी शक्तियां प्रदान करेंगे, ये भी अपना कौशल जो है वो दिखाएंगे। जब इतने सारे ट्रूप्स वहां पहुंचने लगे या पहुंच गए तो वहां के जो लोकल लीडर्स थे, जिसको कहते हैं गुपकार गैंग, तो फारूक अब्दुल्ला साहब जो है प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे कि सब क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि सब ठीक है, जाओ आप आराम से रहो, सब सही है। अगस्त 2 को पाकिस्तान में निर्मित एक माइन, एक लैंड माइन जो अमरनाथ यात्रा का रूट है, पाकिस्तान हमेशा उसमें व्यवधान डालता है, हमेशा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है। एक लैंड माइन वहां पे मिली। तो लैंड माइन मिलने का मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है अमरनाथ यात्रा में व्यवधान करेगा ही करेगा, और हम यहाँ पे लाने की तैयारी कर रहे हैं वो बिल, वो संशोधन जो धारा 370 को हटाएगा। तो उसको देखते हुए जो यात्रा है उसको कर्टेल कर दिया गया, उसको वहीं पे रोक दिया गया कि अब ये यात्रा नहीं होगी, क्योंकि उससे फिर और प्रॉब्लम होगी, हमारा दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है, जो मेन टारगेट था वो कहीं और था। तो इसलिए यात्रा को रोक देना पड़ा। और जो यात्रा में शामिल जो लोग थे, जो भक्तगण थे, उनको कहा गया कि अब आप ये जगह छोड़ दिए और अपने अपने घरों को वापस लौट आइए। उसी दौरान जब ये सब चल रहा था तो इनके कान खड़े हुए थे, जो वहां के जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने JNK के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, उनसे मुलाकात की कि भाई क्या हो रहा है। उन्होंने भी उनको आश्वासन दे दिया कि सब ठीक है, आप जाइए, मस्त रहिए। अगस्त 3 को जो 43 दिन का मचैल यात्रा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी, उसको भी रोक दिया गया। अब उमर अब्दुल्ला की बारी थी, वो चले गए मिलने सत्यपाल मलिक जी से, जो JNK के गवर्नर थे। उन्होंने भी उनको आश्वासन दे दिया कि आप भी मस्त रहिए। 3 अगस्त को ये हुआ था। उसके बाद 4 अगस्त को पाकिस्तान से कहा गया कि ये जो आपके बैट बॉर्डर एक्शन टीम के जो सोल्जर्स थे, उनकी बॉडी पड़ी हुई है, इनको आप ले जाइए। इरफान पठान, 100 अदर क्रिकेटर्स, इरफान पठान के अलावा 100 क्रिकेटर्स थे, वहां कुछ खेलने गए थे।
उनको कहा गया कि वो आप जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और सज्जाद लोन, इनको जो है हाउस अरेस्ट के अंदर रख दिया गया कि आप घर के बाहर निकलेंगे नहीं, यहीं पे कन्फाइंड रहेंगे। देखिए कितनी तैयारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज, ये सब सस्पेंड कर दी गई। और इसके अलावा जो सेक्शन 144 है कि एक जगह पर 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े होंगे, उसको भी इम्पोज कर दिया गया कि कोई भी अनहोनी अगर 5 अगस्त 2019 के जो फैसला आता है उसके बाद होती है तो उसको पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। और ये सब करने के बाद 5 अगस्त को गवर्नमेंट प्लान्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ JNK, आर्टिकल 370 टू बी स्क्रैप्ड, JNK टू बी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। मतलब ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जहां पे विधानसभा होगी। कई यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां विधानसभा नहीं है। लद्दाख टू बी अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। देखिए आपके सामने आ गया एक यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर के साथ, विधानसभा के साथ, और दूसरी विधानसभा के बगैर। अब दोस्तों ये जो फैसला हुआ है इसके बाद से आज की डेट में हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2 तो अभी हमको नई नई मिल गई और एक राज्य कम हो गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 के पहले हमारे पास 29 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि आगे और क्या क्या हुआ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि आगे आगे क्या हुआ। ये दूसरा नक्शा है, इसमें दिखाया ये गया है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये इंडिया के कंट्रोल में है जम्मू कश्मीर, और ये जो है चाइना के कंट्रोल में है। और ये जो हिस्सा जो डार्क रेड में दिखाया गया है ये आज़ाद कश्मीर है, लेकिन ये भी यहाँ पाकिस्तान का दखल है और पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और जो सियाचिन ग्लेशियर है जो मैंने अभी आपको बताया, ये इंडिया के कंट्रोल में है और ये मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और जो शख्सगाम वैली वाला एरिया है ये तो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब आइए आपको इसकी कश्मीर के इंडिया में मिलने की कहानी सुनाते हैं, जो बहुत लोगों को शायद पता होगी और बहुत लोगों को शायद पता ना होगी। और अगर पता होगी भी तो उसमें इतने सारे फैक्ट्स जो मैं बताने जा रहा हूं तो शायद उसमें कोई 2-4 फैक्ट्स नए जरूर जुड़ जाएं, तो आपका जो ज्ञान का पिटारा है वो और थोड़ा भरेगा इससे। जब ये अंग्रेज यहां से चले गए और ये तय हो गया कि ये इतना हिस्सा इंडिया का है और इतना हिस्सा पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान तो आप जानते हैं अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, उस पर कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर जो एक चालाकी वाली जो भावना है, धोखा देने की भावना, गद्दारी की भावना, वो टूट टूट कर भरी है। आज भी उसी गद्दारी, उसी धोखे से हम लोग पीड़ित हैं और पाकिस्तान है कि वो बाज आने को तैयार नहीं। तो दोस्तों वो 4-5 दिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कोई 4-5 दिन ऐसे थे जिसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, जिसकी वजह से कश्मीर को भारत में मिलना पड़ा था। उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। तो देखिए ये शुरुआत यहां से होती है। द फाइनल वीक ऑफ अक्टूबर 1947। क्या हुआ कि पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी इस बात के लिए कि कश्मीर में जो है मुस्लिम जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, तो कश्मीर इस वजह से पाकिस्तान का होना चाहिए। बस इसी सोच को लेकर पाकिस्तान की नीयत जो है वो गड़बड़ा गई और पाकिस्तान ने क्या किया, अपने 5000 आर्मी मैन विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मतलब उस समय के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते होंगे, अत्याधुनिक हथियार, उनको लेकर और कबायली लोगों के भेष में उनको कश्मीर के अंदर भेज दिया कि कश्मीर पर हम जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। वो जो कबायली लोग थे वो पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे, ड्रेस उनकी कबायली थी, बट दे वर ऑल पाकिस्तान आर्मी मैन। और उनका जो लीडर था वो एक अकबर खान था। तो इनकी जो सबसे पहली लड़ाई जब ये आए कश्मीर में दाखिल हुए, वो तारीख थी अक्टूबर 23, 1947। और ये इस तरफ पाकिस्तान है
ये मुजफ्फराबाद जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की जो आज़ाद कश्मीर है उसकी राजधानी है, तो इधर से ही वो आए और मॉडर्न मिलिट्री गियर में ये थे। और इनका जो सामना हुआ, डोगरा जो हैं वो कश्मीर के फाइटर्स हैं, तो डोगरा के जो ट्रूप्स थे उनके साथ इनकी पहली मुठभेड़ हुई मुजफ्फराबाद में और डोमेल में। और डोमेल और मुजफ्फराबाद में इन्होंने उसी दिन कब्जा कर लिया, क्योंकि कश्मीर के जो राजा थे उनके पास इतनी कोई बड़ी फौज नहीं थी और ना वो इस धोखे वाले आक्रमण या अटैक के लिए तैयार थे। तो ये उसी दिन मुजफ्फराबाद और डोमेल पे कब्जा हो गया। और उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 2 डेज इन्होंने गढ़ी और चिनारी, ये भी 2 जगह हैं, उन पे भी कब्जा कर लिया, क्योंकि ये तो पूरी तैयारी से आए थे और इतने कश्मीर के राजा के पास तो इतने ट्रूप्स थे भी नहीं और ना वो इसके लिए तैयार थे। फिर इनका जो कारवां है, ये जो लूटपाट और कब्जा करने का जो इनका सिस्टम था, ये बढ़ा उड़ी की तरफ। उड़ी एक जगह है जहां आज भी बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं ये पाकिस्तान कराता रहता है। वहां पर इनकी मुलाकात हुई, मुठभेड़ हुई इनफैक्ट ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट फोर्सेस को कमांड कर रहे थे, मतलब उनकी जो आर्मी थी, जो उनके जो सैनिक बल था उसको ये कमांड कर रहे थे। और उनकी इस लड़ाई में, इस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। और कहा यह जाता है कि वो इतनी बहादुरी और जाबाजी से लड़े कि आने वाली तारीख और हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज रखा जाएगा, उनका नाम याद किया जाएगा। अब जो बैटल उरी में हुई थी उसमें क्या हुआ कि जो महाराजा हरि सिंह थे, कश्मीर के जो राजा, उनको उस बैटल में इतना टाइम लगा कि उनको, राजा साहब को टाइम मिल गया अपने कुछ डिसीजन लेने का या अपना कुछ एक्ट करने का, कि हम कोई ऐसा काम कर लें कि बच जाएं, इनके चक्कर में ना पड़े, इनके कब्जे में ना आ जाए, ये हमको कहीं बंधक ना बना लें। हाँ, जो ये बैटल ऑफ उरी थी, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह को टाइम मिल गया, क्योंकि इसमें भी काफी टाइम लगा इस बैटल में। तो इनको ये समय मिल गया कि ये अपने कैप्चर को इन्होंने अवॉइड कर लिया और इतना इनको टाइम मिल गया कि ये इंडियन गवर्नमेंट से बात कर सकें कि हाँ, मैं मुश्किल में हूं, हमारी मदद की जाए। और उधर जब ये बैटल उड़ी की खत्म हुई तो जो ट्राइब्समैन थे, जो कबीले थे, वो चल दिए झेलम की तरफ, चल दिए झेलम के सहारे बारामूला की तरफ। वो बारामूला जो कि कश्मीर में उसका एंट्री पॉइंट था। जैसा कि आप देख रहे हैं, अक्टूबर 24 को महाराजा जो हरि सिंह थे, उनको लगा कि अब सब गड़बड़ हो जाएगा, अब सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की कि हमारी मदद की जाए और अपने फोर्सेस भेजिए, जिससे कि हमारा जो देश है, जो वुड बी देश या अभी जो टेम्पररी देश जो भी हमें मिला है, वो कम से कम उसकी अस्मिता, उसकी सुरक्षा हो सके, उसकी अस्मिता की। और इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील करने के बाद ये इंतजार करने लगे कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय जो स्टेट सेक्रेटरी थे वीपी मेनन, उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप जो है 25 अक्टूबर को श्रीनगर के लिए उड़ जाइए, फ्लाई कर जाइए और महाराजा हरि सिंह से बात कीजिए। और उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि महाराजा की जो फैमिली है उसको श्रीनगर से बाहर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से निकाल लें। लेकिन जब तक ये पहुंचे तब तक जो महाराजा हरि सिंह थे वो बाय रोड जो है जम्मू की तरफ निकल चुके थे। ये महाराजा हरि सिंह हैं, ये वीपी मेनन है जिनका अभी आपने नाम सुना। और ये उस समय का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये उस समय का ऐसा दिखता था। और उसकी जो न्यूज़ थी, हेडलाइन थी, वो इस तरह की थी कि दिल्ली रशेस मिलिट्री एड बाय एयर, स्टेट्स एक्सेशन टू यूनियन एक्सेप्टेड। मतलब इंडिया ने उनका जो एक्सेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं बताता हूं कैसे। 26 अक्टूबर को आफ्टर अ कैबिनेट डिफेंस कमेटी मीटिंग द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फ्लाई 2 कंपनीज ऑफ ट्रूप्स टू श्रीनगर। मेनन हिमसेल्फ टुक अ प्लेन टू जम्मू वेयर द किंग वाज स्टेशन। मतलब मेनन अपने प्लेन से गए जम्मू, जहां पे उनको पता लग गया था कि राजा साहब जो हरि सिंह है वो वहां पे स्टेशन है। गवर्नर
जो माउंटबेटन थे, जो ये सब स्वतंत्रता की जो कार्यभार देख कर गए थे, कैसे भारत स्वतंत्र होगा, कैसे पाकिस्तान आज़ाद होगा और कैसे कश्मीर बनेगा। उन्होंने कहा कि ये जो भारत की जो एड है, ये इस तरह से करना ठीक नहीं, क्योंकि वो अलग देश है और अगर कोई टेम्परेरी एड करनी है, कुछ टेम्परेरी मदद करनी है तो ठीक है, हो जाएगी, अदरवाइज ये ठीक नहीं। लेकिन नेहरू जी ने और सरदार पटेल ने सोचा कि कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं, अब हमें अगर ये एक्सेशन हमारा साइन हो जाता है, ये साइन कर देते हैं, तो हम इनकी मदद करेंगे और कश्मीर को अपने भारत देश में मिला लेंगे। वीपी मेनन ने हरि सिंह से कहा कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए, सैनिक मदद चाहिए, एयरफोर्स की मदद चाहिए, तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, आपको ये लेटर भी देना पड़ेगा। मैं और हमारा कश्मीर जो है वो भारतीय गणराज्य में शामिल हो रहे हैं और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको भी साइन करना पड़ेगा। और इसमें ये बताते हैं जो वीपी मेनन है, इनका जो मेमोइड्स हैं जो ये इन्होंने लिखा था, उसमें लिखा था द किंग वॉज रेडी टू एक्सीड, तैयार थे, और अकॉर्डिंग टू मेनन्स मेमोइड्स ही हैड लेफ्ट अ वर्ड। मेनन ने क्या किया था, अपने एक विश्वास पात्र आदमी को कहा था कि मैं वहां राजा से डील साइन कराने जा रहा हूं, अगर मैं लौट के आता हूं तो ठीक है, अगर मैं लौट के नहीं आता हूं तो राजा को सोते समय ही गोली मार दी जाए। ये था उस समय का दृढ़ निश्चय और ये थी उस समय की दबंगई, जिसे कहते हैं सरकार की दबंगई, कि बिल्कुल मन में ये क्लियर था कि करना क्या है। और वही हुआ, हरि सिंह ने एक्सेप्शन लेटर साइन कर दिया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने प्रजा को और अपने राज्य को या अपने राष्ट्र को बचाने के लिए बहुत मजबूरी में इसको साइन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और चारा है नहीं, या तो मैं पाकिस्तान से मिल जाऊं या तो मैं हिंदुस्तान से मिल जाऊं, तो मैं बहुत मजबूरी में हिंदुस्तान में मिल रहा हूं। ये उन्होंने साइन करते समय कहा था राजा हरि सिंह ने। ये एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इसका लेटर है, उसको लेकर मेनन साहब 27 अक्टूबर को लेटर और इंस्ट्रूमेंट दोनों लेकर लौट आए दिल्ली। द कैबिनेट डिफेंस कमेटी एक्सेप्टेड द एक्सेशन सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन दैट अ रेफरेंडम, ये था उसमें कि बाद में एक रेफरेंडम कैरी किया जाएगा कि जनता क्या चाहती है, बट एक्चुअली वो एक्सेशन का जो इंस्ट्रूमेंट था वो साइन हो चुका था। और जो गोपाल स्वामी अयंगर हैं, ये कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि अयंगर वॉज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 370। अब 370 आर्टिकल क्या था कि इतना जल्दी जल्दी में, वॉर का समय था, युद्ध का समय था, इतनी जल्दी जल्दी में वो साइन किया गया या उस पर फैसले लिए गए कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो कश्मीर के ज़्यादा फेवर में चली गई, या ऐसा लगा कि इनको ये राइट्स का इन्होंने दुरुपयोग किया है या दुरुपयोग कर सकते हैं। वो अभी मैं आगे बताऊंगा। ये गोपाल स्वामी अयंगर की तस्वीर है, ये प्रधानमंत्री रहे हैं कश्मीर के, और ये शेख अब्दुल्ला हैं, ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनकी तस्वीरें भी देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स, ये अक्टूबर 28 की खबर है, न्यू दिल्ली, ट्यूसडे की खबर है 1947 की, ये उस समय का ये उसका पेज है, जिससे बता रहा है कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया, मतलब 15 अगस्त 1947 के करीब करीब 2 महीने बाद ये कश्मीर जो है भारत में मिलने का जो उसका दस्तावेज है वो साइन हो चुका था, हस्ताक्षर उस पर हो चुके थे। और ये बाकी न्यूज़ इस तरह से चल रही थी। ये हिंदुस्तान टाइम्स है। और ये पाकिस्तान टाइम्स, वहाँ भी एक खबर आई, कश्मीर रूलर डिक्लेयर्स एक्सेशन टू इंडिया, ट्रूप्स बीइंग सेंट फ्रॉम हिंदुस्तान, और ये भी उसी समय का न्यूज़पेपर है। और पूरा जो इसका फ्रंट पेज है, देखिए उसी न्यूज़ से बिल्कुल भरा पड़ा। जाहिर सी बात है, उस समय ये बहुत बड़ा मुद्दा था और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी थी। 2 देश थे, इंडिया और पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान कह लें, और ब्रिटेन उधर था, इधर कश्मीर था, और एक देश अपनी पहचान को समाप्त करके दूसरे देश में मिलने जा रहा था, जैसे कश्मीर इंडिया में मिलने जा रहा था। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अब ये जो 370 आर्टिकल के तहत कश्मीर को जोड़ लिया गया इंडिया में,
उसके तहत कश्मीरियों को क्या क्या उनके प्रावधान थे, क्या क्या उनकी राइट्स थी, ये एक मैं स्लाइड लेके आया हूँ। कश्मीर का उसमें अपना एक झंडा था, ये कश्मीर का झंडा है, ये भारत का झंडा है। तो चूंकि जल्दी जल्दी में वो 370, हालांकि उसमें गलतियां हो गई, मतलब इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन वो जल्दी में दिया गया था, ये भी इसमें एक राइडर जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या था, आर्टिकल 370 में इसके कुछ पॉइंट्स में, बुलेट्स में आपको बताता हूं। गारंटीज स्पेशल स्टेटस टू JNK, मतलब जो बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं उनके अलावा भी कोई स्पेशल पावर्स इनको दिए गए थे, स्पेशल राइट्स इनको दिए गए थे। इसलिए ये कहा गया है कि गारंटीज स्पेशल स्टेटस टू JNK, ये आर्टिकल 370 है। अलाउज स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस पर भी काम चल रहा था, क्योंकि देश हमारा पहले बन गया था और गणतंत्र जो है वो बाद में बना था। अभी जो एक्सेशन था, ये 28 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन जो है वो साइन हुआ था। संविधान सभा का गठन हुआ, वो जो भारत के लिए संविधान बना रही थी, क्योंकि देश तो अपना आजाद हो चुका था, लेकिन संविधान कुछ बना नहीं था। और संविधान सभा ने संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया, और 26 नवंबर 1949 को ये जो अपना संविधान है ये बन के तैयार हो गया। हालांकि ये लागू हुआ जाके 26 जनवरी 1950 को। तो वो लोग समझ लें कि 26 जनवरी 1950 क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दिन हमारा जो गणतंत्र है वो स्थापित हुआ था। भारतीय राज्य का जो गणतंत्र है वो 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। क्यों? क्योंकि उसी दिन जो हमने अपना संविधान बनाया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर उसको उस दिन हमने लागू किया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। अच्छा, उधर वो जो जंग चली थी कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान के कबीले घुस आए थे, वो जंग चली करीब करीब 1.5 साल, और वो जंग खत्म हुई है 31 दिसंबर 1948 को। और उस जंग के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा इंडिया के पास रह गया, और उसका 1/3 हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसी को हम लोग POK बोलते हैं। अब जब भारत अपना संविधान बना रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी संविधान सभा की थी, जिसने वही 2 साल 11 महीने 18 दिन जिसने लिए। तो उसमें जब चलते चलते ये हुआ कि कश्मीर भी इसमें शामिल हो रहा है, इंडिया में शामिल हो रहा है, तो उनसे भी कह दिया गया कि आप भी अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आप भेजिए, जिससे कि आप अपनी बात कह पाएं, और संविधान सभा में आपकी भी बात जो है वो रख ली जाए, आपकी बातें भी उसमें शामिल कर ली जाएं। तो वहां से कश्मीर से शेख अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, मिर्जा अफजल बेग और मौलाना मोहम्मद मसूदी को उनका जो है प्रतिनिधि बनाया गया, और वो संविधान सभा में शामिल हुए, और उनसे कहा गया कि आप जो है अपने बहुमूल्य विचार दीजिए कश्मीर के संबंध में, तो उन चीज़ों को हम शामिल कर लेंगे। तो जब कश्मीर इंडिया में शामिल हो गया, तो 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया, जो मैं अभी बता रहा था कि उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या उनको विशेष राज्य के तहत क्या मिलेगा। और इसी में 14 मई 1954 को धारा 35A भी इसमें जोड़ दी गई, जिसमें बताया गया कि उनके जो निवासी होंगे उनकी क्या राइट्स होंगी, उनकी जो सिटीजनशिप जो राइट्स हैं वो उनका निर्धारण करने का जो अधिकार होगा वो जम्मू कश्मीर के संविधान का होगा, जम्मू कश्मीर की सरकार का होगा। और इसी के तहत जब बात आगे चलती चली गई, तो 1957 में जम्मू कश्मीर विधानसभा ने अपना संविधान जो है तैयार कर लिया और उसको लागू कर दिया। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग थी इंडियन गवर्नमेंट की और बाकी स्टेट्स की, वो ये थी कि जो 3 विषय हैं, 3 विषय मतलब रक्षा और संचार और विदेश मंत्रालय, विदेश नीति, ये तो रहेगी केंद्र सरकार के पास। बाकी राज्यों के पास अपने पावर्स थे कि वो जो भी अपना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से शिक्षा नीति, परिवहन नीति, गृह की नीति, लॉज, बायलॉज जो भी बनाना चाहें वो अपना बनाए। ये 3 जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो केंद्र सरकार के पास रहेंगे, और बाकी जो है वो समवर्ती सूची में रहेंगे।
अब ये समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची के तहत मतलब उसमें क्या है, दोनों लोग डिसीजन ले सकते हैं। उसमें क्या है, स्टैम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण मंत्रालय, ऐसे कुल 52 विषय शामिल होते हैं, जिसमें कि भारतीय संसद और जो राज्य हैं वो दोनों फैसला ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई टकराव होता है तो उसमें जो भारत की सरकार है, केंद्र सरकार की बात सर्वोपरि होगी, वो माननी पड़ेगी। तो ये जो मैं बता रहा था कि आर्टिकल 370 के तहत इनको स्पेशल स्टेटस मिल गया। स्टेट असेंबली को अपना संविधान बनाने का भी राइट मिल गया। सेपरेट सेट ऑफ लॉज फॉर स्टेट्स रेजिडेंट्स सच एज सिटीजनशिप, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स। ये मतलब सारे जो अधिकार हैं वो जम्मू कश्मीर के संविधान को दे दिए गए। Citizens from other states cannot purchase land or property in the state. Center cannot declare financial emergency under Article 360 in the state. मतलब केंद्र के अधिकार बहुत ही कम थे, सारा ही अधिकार इनको दे दिए गए थे। मतलब इसको राज्य को चलाने में, जम्मू कश्मीर राज्य को चलाने में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस या बहुत ज़्यादा दखल केंद्र सरकार का होना नहीं था, और ऐसे इन्होंने लॉज बनाए कि वो बहुत ज़्यादा दखल हो भी नहीं सकता था। दोस्तों यहां एक बात और बता दें कि जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है, जो पहले बनाई गई थी, 1957 में संविधान लागू हो गया तो फिर विधानसभा का गठन भी हो गया। तो जो इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो पहले 100 मेंबर्स की थी, बाद में ये बढ़ के 111 की हो गई। और ये जो 111 की जो असेंबली है, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में 70 की है, हरियाणा में 90 की है, छत्तीसगढ़ में 90 की है, उत्तर प्रदेश में 403 की है, वैसे जम्मू कश्मीर में 111 की विधानसभा थी। बढ़ के हो गई, 100 से 111 बढ़ के हो गई, जिसमें कि 24 सीट्स वेर डेजिग्नेटेड फॉर द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट दैट केम अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल। जो मैंने बताया था आपको, जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वहां से, और मुजफ्फराबाद जहां की कैपिटल है आजाद कश्मीर की, उन जगहों से ये 24 सीटें यहाँ पे आएंगी। और ये 24 सीटें अभी तक खाली छोड़ी गई थी कि जब कभी उस हिस्से को हिंदुस्तान में शामिल किया जाएगा तो उन 24 सीटों पर भी चुनाव होगा। क्योंकि जो महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का जो एक्सेशन साइन किया था, तो उसमें जम्मू कश्मीर तो हमारे पास था ही, ये पूरा एरिया लद्दाख और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है उस पर भी वो दस्तखत करके चले गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसमें 1/3 हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ रह गया था, उसका जो ये 24 सीटें हैं वो बची हुई थी। तो आज भी हमको ये उम्मीद है कि कभी ना कभी वो हिस्सा हमारा होगा और ये 24 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव से लोग जीत के आएंगे और इस जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है इसकी ये शोभा बढ़ाएंगे और अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। और इसी को ये अभी तक चला आ रहा था, ये एक्ट ऑफ 1988 है, इसको ही जो केंद्र सरकार ने इसका डीलिमिटेशन कर दिया और इसको इसका गठन किया और दोबारा इसको रिवाइज किया। तो ये जो सीटें 111 थी, मतलब अभी 87 सीटों के लिए चुनाव होता है जम्मू कश्मीर में। अभी तक जो चुनाव, अभी तो बहुत दिन से हुए नहीं चुनाव, लेकिन जब चुनाव होता था तो 87 सीटों के लिए चुनाव होता था। 87 में 24 जोड़ दिए तो ये 111, ये इनका फुल हाउस है। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 111। तो अभी तक 87 सीटों का होता था, ये 24 सीटें। हमारी उम्मीद है कि ये कभी हमको मिल जाएगा, कभी हमारा आधिपत्य इस पर होगा तो इन 24 सीटों पर भी चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने जब इसका डीलिमिटेशन किया और इसको रिवाइज किया तो इस सीटों की संख्या आफ्टर डीलिमिटेशन द टोटल सीट्स इन द असेंबली रोज टू 114 सीट्स, आउट ऑफ विच 24 सीट्स तो वही हो गई जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और इनका 114 सीट का जो ब्रेकअप है 24 सीट के बाद 114 में से 24 घटा देंगे तो उसमें जो बचता है आउट ऑफ द रिमेनिंग 90 सीट्स, 24 निकालने के बाद 90 सीट बचेगी। 90 सीट में 43 सीट जो है वो जम्मू डिवीजन की है और 47 सीट्स आर इन कश्मीर डिवीजन। मतलब अब जो चुनाव होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 तक आपको चुनाव कराने हैं, तो अब जो चुनाव होंगे
वो 90 सीट्स के लिए होंगे, क्योंकि 24 सीट्स तो अभी भी पीओके में खाली हैं, वो हमको मिलने की उम्मीद है। तो मैंने सोचा कि आपको ये जम्मू कश्मीर का जो असेंबली है इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं। अब जो धारा 370 के तहत जो उनको सुविधाएं मिल रही थी, जो बाकी स्टेट्स को नहीं मिल रही थी, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जब ये धारा 370 हट गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का क्या हाल होगा या क्या वहां पे स्थितियां होंगी, वो मैं आपको दोनों के कंपैरिजन से बताता हूं। ये है आर्टिकल 370 हटने के पहले, बिफोर। तो इनका ये हाल था कि इनकी डुअल सिटीजनशिप थी, मतलब वही आदमी जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो जम्मू कश्मीर का भी सिटीजन है और वो आदमी इंडिया का भी सिटीजन है। उनका झंडा मैंने आपको दिखाई दिया, उनका अलग झंडा था, अलग संविधान था, अलग विधान था। ये सब बातें होती रहती हैं कि दो झंडे, दो निशान, दो विधान, दो संविधान, ये नहीं होने चाहिए। तो ये तो इनका एजेंडा भी था और इन्होंने डिक्लेयर भी किया था अपने मैनिफेस्टो में। राम मंदिर के बाद इनका जो सेकेंड पॉइंट था, जो सबसे ज्यादा जिसको ये इम्पोर्टेंस देते थे भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि ये हम करेंगे। तो चलिए, उनके मैनिफेस्टो का पार्ट है तो अच्छी बात है। इनका ये था कि डुअल सिटीजनशिप होगी, सेपरेट फ्लैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बताइए, एक ही देश में, और ये सुविधा किसी और राज्य के पास नहीं है। आप सोचें कर्नाटक का कोई और फ्लैग है, यूपी का कोई और फ्लैग है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का, तो ऐसा है नहीं। ये सुविधा और ये सुख खाली इनके पास था। उसके बाद धारा 370 जब लागू थी, उस समय नो रिजर्वेशंस फॉर माइनॉरिटीज सच एज सिख्स एंड हिंदूज। ये किसी और की चिंता ही नहीं थी कि वहां सिख भी रह रहे हैं, हिंदूज भी रह रहे हैं। और क्या हाल किया है कश्मीरी पंडितों का, इन लोगों ने बातें बड़ी बड़ी करती हैं। कश्मीरी पंडितों को इनकी जो सिस्टम था वहां पे, जो इनकी नीतियां थी और जो इनका जो कोल्ड रिस्पांस था कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं की जो प्रॉब्लम थी उनके प्रति, उसकी वजह से कितने 4-5 लाख कश्मीरी पंडितों ने और पता नहीं कितने सिखों ने कश्मीर को छोड़ दिया। ये लोग उस पर कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ भी इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ कश्मीर कश्मीर, संविधान, चुनाव लड़ना, इनको हमारा धारा 370 बनी रहे। बहुत सारे फायदे इन लोगों ने उठाए हैं। मतलब ये जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती जो हैं, इन लोगों ने इसका भरपूर दुरुपयोग किया है, इसमें कोई शक नहीं। आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश को धारा 370 की आड़ में पूरे प्रदेश को लूट लिया है। अगर आज इनकी संपत्तियों की जांच हो जाए तो पूरे देशवासियों की आंखें खुल जाएंगी कि इन्होंने किया क्या है। और पूरे कश्मीरियों को आज उनके हाल पे उनका बुरा हाल है। मैं तो अभी गया था 2 साल पहले, तो तब भी कोई बहुत ज्यादा वहां डेवलपमेंट या ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आप वहां तो एक 5 स्टार होटल या एक अच्छे अस्पताल, एक अच्छे बहुत अच्छे स्कूल के लिए तरस जाएंगे, कुछ है ही नहीं वहां। और ये कितना, तब से 50 साल 60 साल से ये लोग राज करते आए हैं। कोई चीफ मिनिस्टर रहा, सभी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और कश्मीरी पंडितों को तो इन्हीं के उसमें ही छोड़ना पड़ा। तो चलिए, ये तो बातें कभी आते आगे होती रहेंगी, लेकिन देखिए इनको कितने पावर्स मिले हुए थे। स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज बाय द स्टेट्स। फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब देश में अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो गई है और देश किसी खर्चे को कम करना चाहे, केंद्र सरकार किसी खर्चे को कम करना चाहे या रेगुलेट करना चाहे या कंट्रोल करना चाहे, तो वो यहां लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 6 साल की होगी। बाकी सारे राज्यों में 5 साल का कार्यकाल होता है विधानसभा का। आप देखते होंगे 5 साल में सरकार दोबारा चुनाव करा लेती है, चीफ मिनिस्टर बदल जाता है या वही रिपीट होता है, मगर चुनाव 5 साल में होते हैं। लेकिन ये सुविधा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है कि जहां पे 6 साल के लिए चुनाव होगा। इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। आप बताइए कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाला कोई भी आदमी, यहाँ तो तमाम कश्मीरी हमारे भाई लोग रहते हैं, वो तो यहाँ खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन लिव हियर हैप्पीली। मगर हिंदुस्तान के किसी भी और राज्य का, किसी भी और क्षेत्र का कोई भी आदमी वहां जमीन खरीद नहीं सकता। अब बताइए ये कितना एक तरफा नियम है, कौन इसको मानेगा? इस पे तो हर देशवासी का खून खौलना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो हमारे साथ, हम आपके यहाँ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर मैरिज आउट ऑफ स्टेट
शी वुड लूज द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। अब बताइए ये क्या नियम है? उल्टा हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता, ये भी एक तरफा नियम है। राइट टू एजुकेशन नॉट एप्लीकेबल। कोई एजुकेशन की राइट नहीं, किसी को पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े। स्कूल सरकार, जो राज्य सरकार है, स्कूल खोल रही है, कॉलेज खोल रही है, कोई मतलब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई पूछेगा। इस तरह की इन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी थी। राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कोई भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप कोई गड़बड़ी कर रहे हो, तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार में तो, राज्य सरकार में, बाकी सब जगह पूरे कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में ये स्थिति है कि हमको कहीं पे अगर शक हो रहा है कि ये काम ठीक से नहीं हो रहा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन डाल के हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हाँ भाई इसमें, इस स्कीम में क्या चल रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, इस सप्लाई में क्या हुआ, कुछ भी हम जानकारी डाल सकते हैं। मगर वो चीज यहाँ एप्लीकेबल नहीं। मतलब आप जितना चाहो उतना भ्रष्टाचार करो, जैसे चाहो वैसे लूटो, वही किया ही है इन्होंने, इसीलिए हटाई गई है। और पंचायत के पास कोई राइट्स यहाँ पे थी ही नहीं। अब पंचायत की अपनी राइट्स होती हैं जो कि पब्लिक के भले के लिए काम करती हैं। वहां भी इन्होंने पूरा अपना जो है कुंडली मार के बैठ गए कि अपने हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, अपने हिसाब से स्कीमें लाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। इतना सारा इनके पास जो सुविधा थी, जिसके लिए इन लोगों ने लूट मचा रखी थी, जिसके लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले गए थे और जिसके लिए जो फैसला आया है, ये मुझे लगता है कि एक लैंडमार्क डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट द्वारा साइन किए हुए इस ऑर्डर को मान्यता दे दी है, उसको अप्रूव कर दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिए अब इसके बाद होगा क्या। इसके बाद जम्मू कश्मीर में, जैसे हमारे यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, किसी भी राज्य में सिंगल सिटीजन जो भी होगा वो भारतीय होगा। तो यहां भी आर्टिकल 370 लगने के बाद नाउ अब ये स्थिति होगी कि आपको सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। झंडा, जो दो झंडे की बात हो रही थी, वो झंडा खत्म हो जाएगा। कोई दूसरा झंडा नहीं होगा, अपना भारतीय तिरंगा ही आपको लहराना पड़ेगा, उसी के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, उसी को गर्व से लहराना पड़ेगा। ये हो गया है आर्टिकल 370 लागू होने के बाद। तिरंगे का सम्मान करना ही पड़ेगा, उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। जहां पूरे 140 करोड़ भारतीय सर झुकाते हैं, तुम्हें भी सर झुकाना पड़ेगा, तुम भी उसी 140 करोड़ में शामिल हो। 16% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, मतलब वहां पे जो मुस्लिम्स की संख्या है वो ज्यादा है। वो मैं पहले बता चुका हूं कि राजा वहां पे हिंदू थे, मगर जो जनता थी, जनसंख्या थी, वो मुस्लिम्स की थी। मुस्लिम्स के अलावा वहां हिंदूज भी रहते हैं और सिख्स भी रहते हैं और थोड़े बड़े और भी लोग होंगे दूसरे धर्मों के, जो कि वहां पे माइनॉरिटीज हो जाते हैं। इन लोगों ने उनको कोई सुख सुविधा या सुरक्षा नहीं दी है माइनॉरिटीज को, बल्कि ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट छोड़ के चले जाएं। वहां पे अगर कोई रहेगा तो सिर्फ जो मुस्लिम बंधु हैं वही रहेंगे। ऐसी इनकी सोच थी, ऐसा इनका मानना था। लेकिन अब वो धारा 370 हटने के बाद वो खत्म हो जाएगा। 16% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज हो जाएगा, कोई और स्पेशल पावर नहीं होगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी बाकी देश में एप्लीकेबल है, वो यहाँ भी एप्लीकेबल रहेगी। देश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आई, उसमें अगर आपके कोई असर पड़ रहा है आप पर, तो वो आपको भी सहन करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। और ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो 6 साल की थी, वो बाकी देश की तरह यहाँ भी 5 साल की हो जाएगी। पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स विल नाउ बी एबल टू डू सो। क्या डू सो मतलब, ये जो इसके पहले जो लिखा हुआ है कि पहले आप जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते थे, तो दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के लोग प्रॉपर्टी वहां खरीद सकते हैं। तैयार हो जाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए, वहां कोई छोटी बड़ी जैसी आपकी सामर्थ्य हो, बढ़िया सी कोई जमीन लेकर वहां पे कोई कामकाज करिए, अपना घर बनाइए, अपना रिजॉर्ट बनाइए, अपना होटल बनाइए, अपना हॉस्पिटल बनाइए, अपना कोई बाजार बनाइए, मॉल बनाइए, और जम्मू कश्मीर की तरक्की में उसका साधक बनिए। इससे ये फायदा होगा, क्योंकि वहां के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई बड़ी स्कीम ले आए या कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले आए जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिल जाए, 5000 लोगों को रोजगार मिल जाए। ऐसा नहीं है। अब ये हो सकेगा। इसके पीछे जो छुपी हुई मंशा, जो छुपा हुआ अच्छाई है, वो ये है
कि दूसरे लोग जाएंगे वहां पर अपना काम धंधा कर सकेंगे, जिससे कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा और वो भी तरक्की कर सकेंगे। टूरिज्म बहुत है, जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसमें मैं क्या बताऊं आपको, आपको तो पता ही होगा। लेकिन उनके जो विकास का रास्ता है, उनकी जो विकास की सीढ़ी है, उसको थोड़ा और ऊंचा उठाने का काम आप और हम मिलकर कर सकेंगे। नाउ अ वुमेन still retain all her rights and Indian citizenship if she marries out of the state or country। ये तो बहुत बेकार का नियम था, बहुत ही खराब नियम था, बहुत ही डेरोगेटरी नियम था कि कोई किसी से शादी कर नहीं सकता बाहर, शादी कर ली तो सिटीजनशिप चली जाएगी। ये अब खत्म हो गया है। राइट टू एजुकेशन एप्लीकेबल हो गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन वो भी एप्लीकेबल हो गया है, और पंचायत को वही राइट्स मिलेंगी जो बाकी देशों की पंचायत को राइट्स मिल रही हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत वेलकम कदम है, और ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत हेल्प करेगा, बड़ी मदद करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आएगा, तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी ही है, पाकिस्तान को तो परेशानी होनी ही है। लेकिन उनसे क्या फर्क पड़ता है, वो एक बदहाल बिल्कुल लुटा पुटा देश है, उससे कोई मतलब नहीं। उनके सियासतदानों ने बर्बाद कर दिया है, देश को तबाह कर दिया है। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बदहाली, इतनी भुखमरी, किस तरह से वो लोग, मैंने आपको शुरू के वीडियो में दिखाया, एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। कोई चावल के पीछे भाग रहा है, कोई गेहूं के पीछे भाग रहा है, कोई किसी खाने के पीछे भाग रहा है। लोग जो हैं, उनके इंटरव्यूज आते हैं, वो बहुत खराब लगता है सुन के कि इतनी ज़्यादा परेशानी वहाँ पे उनके सियासतदानों ने कर दी है। प्रधानमंत्री जो पूर्व हैं वो जेल में हैं, जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका पता नहीं क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता है वो, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है, और बहुत इंडियंस के, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनके प्रति उनका अच्छा खासा प्रेम है। जो भी समस्या है सब सियासतदानों की है। मैं एक दो इंटरव्यूज आपको, एक दो क्लिप्स आपको दिखाता हूं, तो आपको शायद अच्छा लगे कि क्या सोचते हैं पाकिस्तानी इंडिया के लोगों के बारे में, इंडिया के बारे में। कैसे दुनिया में राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, हर लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं। इंडिया छाया पड़ा है। क्या नाम है आपका? मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? हमें मुंह नहीं लगाते। आपको मुंह नहीं लगाते? अच्छा, क्यों नहीं लगाते? ਤੁਹਾਡਾ मुंह ही ऐसे ਤੁਹਾਡਾ भी ਹੁੰਦਾ ही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं मुंह लगाते? पता नहीं, मे बी वो बहुत मगरूर है, बहुत बिगेस्ट इकोनॉमी है, शायद इस वजह से हमें डिग्रेड करते हैं क्योंकि हम लोग अच्छा, आप लोग चंदा मांग रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या क्यों चंदा मांग रहे थे? यार देखो ना, बहुत ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान तो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है नहीं, वजीर आजम कुछ कर तो रहा नहीं, कर्जों के बगैर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो हमें हाथ फैलानी पड़ेगी। अच्छा, तो क्यों नहीं पाकिस्तान तरक्की कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? ये आज की बात नहीं, ये बहुत पहले की बात है। मतलब जो भी हुक्मरान है यहाँ पर, हर किसी ने खाया, ये लगाया तो वहाँ पे क्या, वहाँ के मोदी साहब की, हाँ, ये अच्छी है क्योंकि जब से मोदी आया है काफी ज्यादा इंडिया ने ग्रोथ शो की है, उनकी इंपोर्ट्स में बहुत कम हो गई, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया, और इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई है। ये देखिए, ये अपने प्रधानमंत्री के बारे में कभी इस तरह नहीं बोलते, बहुत मुश्किल से इस तरह के वीडियो मिलेंगे। ये इंडिया की तारीफ करेंगे, इंडिया के लोगों की तारीफ करेंगे, और इंडिया की सरकार की तारीफ करेंगे। और प्रधानमंत्री के लिए जो इन्होंने कहा वो आपने देख ही लिया। मुझे लगा ये दिखाना जरूरी था, और मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपके सामने प्रस्तुति दी है, ये आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने बहुमूल्य कमेंट्स भी दें। नमस्कार।